नमस्कार, सुप्रभात, आदर सत्कार। रिपब्लिक भारत और मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित उज्जवल भारत उज्जवल मध्य प्रदेश ट्रांसफॉर्मेंस टुवर्ड्स एक्सीलेंस के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उज्जवल भारत उज्जवल मध्य प्रदेश के इस भोपाल एडिशन में हम न सिर्फ मध्य प्रदेश की उन्नति और देश के विकास में इस प्रदेश के योगदान पर चर्चा करेंगे, बल्कि हम मध्य प्रदेश में किस तरह से महिला सशक्तिकरण पर सरकार काम कर रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा लैंड क्लाइपिंग के लिए हमारे जो गेस्ट यहां पर मौजूद हैं। समारोह को आगे बढ़ाते हैं और इस समारोह को संबोधित करने के लिए राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को यहाँ होना था, परंतु कुछ व्यस्तताओं की वजह से वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, तो उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए शुभकामनाएं प्रेषित की है। आइए हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। माननीय मोदी जी, शिवराज सिंह जी का सतत प्रयास कैसे बीमारू राज्य को विकासशील राज्य और विकासशील राज्य को विकसित राज्य बनाते हैं। किसी को देखना हो तो मध्य प्रदेश आके देखो। जो विरासत में रियासत हमको कांग्रेस दे के गई थी आज से 18 साल पहले, 19 साल पहले, तब इस प्रदेश में सड़कें नहीं थी। गड्ढों की सड़क थी या सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढम गड्ढा था, पता नहीं चलता था। भोपाल से सागर और इंदौर घंटों लगते थे, जबलपुर के। आज सड़कें देखिए आप इन स्थानों की, पेट का पानी नहीं हिलता। कमोबेश यही स्थिति बिजली की भी थी। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार में बिजली कभी कभी आती थी, अब बिजली कभी कभी जाती है। ये परिवर्तन सड़क का, बिजली का और पानी का आज मध्य प्रदेश के 67% गांव के अंदर नल से जल जा रहा है। कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने, लेकिन मोदी जी का जो स्वप्न था वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार ने साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अभी पिछले दिनों तो कैबिनेट से पारित कर दिया है कि 100% गाँव के अंदर नल से जल पहुंचना चाहिए और उसको कैबिनेट से पास कर दिया। अकेले पानी पीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम अगर देखें 7 लाख 7.5 लाख हेक्टर जब हमने 19 साल पहले सरकार संभाली थी, 7-7.5 लाख हेक्टर जमीन सिर्फ ऐसी थी जो सिंचित थी। आज 47 लाख हेक्टर भूमि ऐसी है जो सिंचाई का रकबा इसने पूरा किया है। यही कारण है कि कृषि कर्मण पुरस्कार से कई बार मध्य प्रदेश को केंद्र ने नवाजा है। गांव की बिजली अलग, खेत की बिजली अलग। ये मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने करके किसानों को 8-10 घंटे बिजली देना, गांव के लिए 24 घंटे बिजली देने का सतत प्रयास किया, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे। और इसलिए बिजली, पानी, सड़क, ये 3 मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, इसके बाद स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आज मध्य प्रदेश में अपन देखें, जो हमें विरासत में 2-3 मेडिकल कॉलेज मिले थे, आज 20-25 के आसपास काम चल रहा है या काम हो गया है, चालू हो रहे हैं, चालू हो गए हैं। और ये स्थिति हो गई जब हम डॉक्टरों के लिए गांव में भेजने के लिए तरसते थे। पहला जो हमारे बच्चे निकलेंगे उसके बाद में ये कमी भी डॉक्टरों की दूर हो जाएगी। केंद्र का सहयोग और राज्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, उसने आज मध्य प्रदेश को इतना आगे बढ़ाया है। बीजेपी सरकार ने ये कोशिश की कि महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जाएं ताकि महिला आत्मनिर्भर बन पाएं, सशक्त बन पाएं और इस दिशा में आगे कदम बढ़ा सकें। सबसे पहले तो इस मंच पर आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो समाज में एक आईना दिखाने की जरूरत होती है कि देखिए आज हमारे साथ वो महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि सशक्त है, जो कि अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं और देश को भी आगे बढ़ाती है।
अनामिका जी, आपसे ही सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आपकी कविताओं के बारे में लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, आपको देखते भी हैं टीवी पर। और इसी के साथ अब आपका जो एक गाना है वो काफ़ी फेमस है, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, जो आपने मामा मैजिक करत है और मोदी मैजिक करत है गाना गाया था। मध्य प्रदेश में कितना मैजिक दिखता है आपको महिलाओं के लिए यहाँ पर? बहुत बहुत धन्यवाद। आर भारत से जितने लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग हम सब को सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ जिन तक पहुंच रही है, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूं और बहुत धन्यवाद करती हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हैं, जिस उद्देश्य के साथ बैठे हैं, तो नारी आखिर है क्या और क्यों इस बात से प्रभावित होकर के मुझे मामा मैजिक करत है, मैं उन बातों को उल्लेखित करना पड़ा, उन पंक्तियों को विशेष रूप से रखना पड़ा। एक प्रश्न आया पिछले दिनों, जिस प्रश्न में ये था कि मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ, जिसको बोला गया एमपी में काबा। तो वो प्रश्न क्या था? वो एक आरोप था और मैंने भी प्रश्न होता तो उसका उत्तर लिखती, आरोप था इसलिए उसका खंडन किया और उस खंडन के लिए मुझे आदेशित किया गया है। तो एक बंद के साथ मैं वो गीत आप तक पहुंचा देती हूँ, सुनेगा कि भोली जनता के कनवा भरत है, भोली जनता के कनवा भरत है, भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है, भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है, जबकि जनता के मुख से झरत है, मामा मैजिक करत है, मोदी मैजिक करत है। जब जौन प्रांत में आए इलेक्शन, काबा से जोड़ दे उके कनेक्शन, कितनी हो खूबी नए कहू गिनाई, बस कमियन पे नजर गड़ाई, काए कमलई से, काए कमलई से जियरा बरत है, मामा मैजिक करत है, मोदी मैजिक करत है। गीत लंबा है लेकिन मैं वो बात कह देती हूँ जिस बात के लिए आप भी जानना चाहते हैं और हम भी यहाँ उपस्थित हैं। सुनिएगा कि लाडली लक्ष्मी को मतलब है भैया, भार नहीं बेटियां हैं सिपहिया, भार नहीं बेटियां हैं सिपहिया, भाने जो आओ भाने जन आओ, भाने जो आओ भाने जन आओ, काम खो सीखो करो ओ कमाओ, माई बाबुल की चिंता हरत है, माई बाबुल की चिंता हरत है, मामा मैजिक करत है, मोदी मैजिक करत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहीं ना कहीं एक गाने के जरिए बता दिया, हमारे बैठे हुए दर्शक और तमाम लोग ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जब महिला उत्थान की बात आती है तो क्या क्या काम किया जाता है, क्योंकि अपनी पंक्तियों में आपने उन तमाम योजनाओं का भी जिक्र कर दिया कि बेटियां किसी पर भी किसी भी तरीके से बोझ नहीं होती हैं। हमारे साथ जिया मंजरी भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। जिया मंजरी जी, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही आप इक्वल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, तो इक्वल राइट एक्टिविस्ट की बात आती है तो महिलाओं का जिक्र जरूर होता है। ऐसे में नारी शक्ति वंदन विधेयक जब लाया गया, महिलाओं को इससे किस तरीके का फायदा होने वाला है, और इक्वल राइट एक्टिविस्ट हैं आप, इक्वल राइट क्या मिलेगा इससे? देखिए, समान अधिकार की जब बात होती है तो सदैव काफ़ी लंबे समय से, आज़ादी के बाद से अब तक महिलाओं के लिए अधिकार लंबित था, और अब जब ये बिल पारित हो गया है तो राजनीतिक क्षेत्र में स्कीम जहाँ बनती है, पॉलिसी मेकिंग्स में, उसमें सभी में महिलाओं का जो भागीदारी होगी वो बढ़ चढ़ के होगी, अनिवार्य होगी। उससे महिलाएं, क्योंकि एक महिला जो है वो एक पूरा इकोसिस्टम समझती है, फैमिली इकोसिस्टम ले लीजिए आप, सोशल इकोसिस्टम ले लीजिए, पॉलिटिकल इकोसिस्टम ले लीजिए, तो उसको उस बिंदुओं का पूर्णतः ज्ञान होता है कि जहाँ जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वो एक महिला एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी है।
तो वो हर स्टेज से होकर के गुजरती है। जहाँ जहाँ पे महिलाओं ने कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानियाँ झेली होती हैं, या परिवार में उनके बच्चों को या उनके भाइयों को या उनके पिता को कहीं प्रॉब्लम हुई होती है, वो भी उनको मालूम होती है। तो ये उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसीज नई आएंगी, उसके अंदर जो फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, डेफिनेटली इसके अंदर बहुत ही रिवॉल्यूशनरी एक राइज होगा, एक चेंज होगा। और अभी तक देखिए महिलाएं पहले तो थोड़ा सा पीछे थी पॉलिटिक्स में, लेकिन आप देखिए अब बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। और इसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी। और हम जहाँ जिस स्टेट में बैठे हुए हैं, इस स्टेट में एक इतना ब्यूटीफुल इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है महिलाओं के लिए, कि जहाँ महिलाएं पहले उनकी जो जन्म दर थी बड़ी कम थी, उसके बाद में इसको समझा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा था कि महिलाएं बच्चियां पैदा होती थी तो उनको एक बोझ समझा जाता था। अब जबकि एक बच्ची पैदा होने से लेकर के उसकी 12वीं की पढ़ाई तक सरकार उसकी शिक्षा का, उसकी देखरेख के खर्चे का वहन करती है। उसके बाद में अगर वो अग्रसित शिक्षा लेना चाहती है तो भी उसको लगभग 1.43 लाख रुपीस मिलता है, सॉरी 1,43,000 रुपीस मिलता है। उसके बाद शादी के लिए 55,000 रुपीस मिलता है, जिसके अंदर कोई भी जाति धर्म भेद का कोई भी ऐसा नियम नहीं रखा गया है। मध्य प्रदेश की सारी बेटियां मतलब सरकार ने गोद ले ली हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप देखें, और अब तो एक और नया हुआ है कि 12वीं में जो बच्चियां टॉप करेंगी सरकारी स्कूलों में, उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज मिलेंगी। तो आप समझिए कि कितनी प्रोत्साहन करने वाली ये जो योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, तो बहुत ही सुंदर है। नारी शक्ति वंदन विधेयक से ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आप क्योंकि युवा हैं, युवाओं की आवाज को अच्छे से समझती हैं, जो युवा महिलाएं हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर क्या इससे सशक्तिकरण मिलेगा? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आर्य भारत का कि आपने भोपाल को चुना कि हम इतना स्ट्रॉन्ग डिस्कशन करें महिला अधिनियम बिल पर, जिसको अब पूरी मातृशक्ति पूरे देश भर में जिसके लिए इस समय उत्साहित है। और मैं आपसे पहले पूछना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये महिलाओं के लिए एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है? आप और मैं एक ऐसे देश से आते हैं, जैसे दीदी ने बताया, यहाँ लोग ये सोचते हैं कि क्या हम अपनी बेटियों को राजनीति में भेजें कि नहीं भेजें, पहला विषय। दूसरा विषय, यहाँ पे लोग, जैसे दीदी ने कहा थोड़ी देर पहले, इतनी अच्छी बात कही कि जब प्रोटीन और प्रॉपर्टी की बात जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लड़कों तक सीमित रह जाती है और हम लड़कियों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप और मैं आज एक ऐसे देश में बैठे हैं जहाँ पे हमारे देश के मुखिया ने जब ये बात कही कि मैं महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना चाहता हूँ, व्हेन ही सेज दैट दिस इज विमेन लेड डेवलपमेंट, इस शब्द को प्रमाण देने के लिए उन्होंने ये 33% रिजर्वेशन लेकर आए। 27 साल लग गए इस बिल को मात्र पेश होने के लिए, और उसके बाद राज्यसभा में 0 नेगेटिव्स के साथ इसको आगे पेश करा गया। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई विल टेल यू कि जब महिला आगे बढ़ती है तो रिजर्वेशन जो है वो उसके लिए सिर्फ एक सीढ़ी होता है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। मैं पूर्व में 25 वर्ष की आयु में सरपंच रही। ये सरपंची सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाई थी क्योंकि मध्य प्रदेश वॉज वन अमंग्स द फर्स्ट 5 स्टेट्स जिन्होंने 50% रिजर्वेशन लेकर आए लड़कियों के लिए। एंड ऑनेस्टली आई कैन टेल यू दैट ये मेरा कार्यकाल बहुत अमेजिंग रहा, जिसके बाद ही मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में युवा मोर्चा के लिया गया। तो जब महिलाओं को छोटा छोटा हम एक बेबी स्टेप के तौर पे उनको आगे आने के लिए जब हम उनको प्रेरित करते हैं, तो वो एक समय होता है जब महिलाएं सोचती हैं कि नहीं, अब हमको हमारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं और हमको इसको और आगे प्रूफ करके कुछ ऐसा कर गुजरना है जिससे बहुत सारी बेटियां जो गांव के अंदर ऐसे गरीब तबकों के बीच में रह रही हैं, जिनको कभी कभी लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगी और वो कुछ बहुत अच्छा कर सकती हैं। अरुणा जी, आप क्योंकि खुद भी पंजाब ज्वेल्स संभालती हैं, तो ऐसे में सुना हमने कई सारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश में जिन्हें सरकार लेकर के आई, इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि महिलाओं को और सशक्त किया जा सके। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर्स की बात आती है, यहाँ पर स्टार्टअप की बात आती है, तो क्या महिला के स्टार्टअप को, उन एंटरप्रेन्योर्स को उसी तरीके से यहाँ पर बढ़ाया जाता है सरकार के द्वारा? क्या वहाँ पे भी महिला सशक्तिकरण देखने को मिलता है? पंजाब ज्वेल्स तो मैं देख रही हूँ 20-25 साल से, और इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री से पहले शुरू करूँगी कि पहले जिस तरह से विमेन इन्वॉल्वमेंट होता था वो ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ these powerful women who are around me and across the country, and of course because of PM जिनकी जो बढ़ावा दे रहे हैं women को।
and women themselves are becoming more and more confident. तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी मैं आराम से बोल सकती हूँ कि पहले के मुकाबले जो 20 साल पहले जब मैं आई थी उससे कम 20% ग्रोथ है ऑफ विमेन entrepreneurs, women employees and women startups in the industry itself. अगर मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात करूं तो आज I can proudly say that my own employees in women are around 55%. So while giving employment to somebody, we do not think कि ये, we don't judge that person thinking कि ये man है कि ये woman है. अब आ गए कि अब हम towards CII कि मैं IWN की जो chair हूँ तो even Indian Women Network, that is also a organization which is partnered by the government. गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करता है, तो उसके प्लेटफॉर्म को के हेल्प को लेते हुए अब हम लोग वी आर अराउंड 60-70 मेंबरशिप. वी जस्ट लॉन्च्ड इन फरवरी द MP चैप्टर, और जो 60-70 मेंबर्स हैं हम पूरी तरह से लगे हुए हैं कि हम उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, चाहे वो लीगल हेल्प हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हेल्प हो, चाहे वो पॉश कंप्लायंस की हेल्प हो, इन तरह के सेशंस करके उन विमेन की हैंड होल्डिंग करके नॉट ओनली द एंटरप्रेन्योर लेवल बट वी गो डाउन एंड ड्रिल टू द एम्प्लॉई लेवल ऑल्सो. उनके लिए सेल्स वर्कशॉप्स करके हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऐसी एम्पावरमेंट मिले, ऐसा हेल्प मिले कि वो किसी और के पास जाने की जगह वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए और उनको ये तसल्ली रहे कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के बल पे और हमारे स्किल के बल पे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस. हम अब ब्रांड्स के युग में जी रहे हैं. सेल्फ ब्रांडिंग के विषय पर चर्चा के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा क्विट मीडिया के फाउंडर करुण शर्मा जी को. यंग हैं, बहुत एनर्जी है इनके अंदर, और इनके बारे में हमने जो पढ़ा सुना उसके बाद हमें लगा कि इनको मंच पे आना चाहिए. करुण जी, आप अगर हमारे बीच में हैं और फिर हम हमारे विषय का जिक्र करते हैं तो आत्मनिर्भरता की उड़ान और इसमें कैसे हम अपने आप को ब्रांड बनाएं उस पर बात करते हैं. तो सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि सेल्फ ब्रांडिंग लोग समझ नहीं पाते हैं. है क्या ये सेल्फ ब्रांडिंग? सर, पहले तो सेल्फ ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग आप जो भी बोले, पहला मोटिव ये है कि एप्पल है, सैमसंग है, PM नरेंद्र मोदी है, शाहरुख खान है, सबको ब्रांडिंग की ज़रूरत है. अगर अब की बार मोदी सरकार नहीं होता तो हम लोग कभी याद नहीं रख पाते वो कैंपेन. वैसे ही एप्पल का भी टाइटेनियम आईफोन लॉन्च हुआ रिसेंटली. एप्पल को आपको लगता है कि करने की ज़रूरत है मार्केटिंग? एप्पल के शोरूम्स पे इतनी लाइन लगी रहती है. अभी दुबई मॉल का एक वीडियो फुटेज आउट हुआ था जिसमें हम लोगों को दिखा कि इतना ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे. वो क्यों आ रही है भीड़? एप्पल के नाम पे आ रही है, दैट्स फाइन, बट क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को ब्रांड उस तरीके से किया है कि वो एक प्रीमियम फ्लैगशिप है. क्या वाकई में ज़रूरत है इस दुनिया में हमें सेल्फ ब्रांडिंग की? सर बिल्कुल ज़रूरत है. अब मैं पहले बता देता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग क्या है. अगर मैं यहाँ पे, मैं घर पे पजामे में रहना पसंद करता हूँ, मतलब मेरा बहुत ही क्रिसमसी टाइप का पजामा सूट से नाइट सूट है, बट मैं वैसे यहाँ पे नहीं आ सकता ना. मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ. आई हैव टू पोर्ट्रे माई सेल्फ इन अ वे, क्योंकि ये रिपब्लिक भारत का इवेंट है, यहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग आए, अच्छे अच्छे लोग आए, उनकी बातें सुननी है, उनको कुछ सुनाना है. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं एक अच्छे वेल प्रेजेंटेड मैनर में आऊँ. इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी होते हैं और कोई रीज़न नहीं है. अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग आज के टाइम पे नहीं कर रहे हो तो आप लूज आउट कर रहे हो. आप डेफिनेटली पॉलिटिक्स, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म कहीं पे सक्सीड नहीं कर सकता है. एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आप हैं, आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. कपिल जी हमारे साथ हैं. कपिल जी चाहेंगे कि राजनीति में वो एक ब्रांड बन जाएं. अनामिका जी हैं, वो चाहेंगे कि लेखनी और पोएट्री के क्षेत्र में वो एक ब्रांड है. मैं हूँ, मैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में अपने आप को ब्रांड बनाना चाहता हूँ. तो वो कैसे हो सकता है? हाउ इज पॉसिबल? क्योंकि हर इंसान यहाँ पर सोच रहा है कि यार क्यों ना हम भी एक ब्रांड बने. तो वो ब्रांड कैसे? जैसे मान लीजिए आपने एप्पल का जिक्र किया, वो ब्रांड ऐसे ही नहीं बन गया. उस ब्रांड को बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना. बिल्कुल. वो क्या रास्ता होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है ऑथेंटिक रहना पड़ेगा सर. मतलब क्या होता है ना, उसको पर्सनल ब्रांडिंग एक रीज़न से बोलते हैं. अगर मैं आज शाहरुख का एक वीडियो देख के आऊँ, या फिर मैं सलमान खान का वीडियो देख के आऊँ, या मैं मोदी सर का कोई वीडियो देख के आऊँ और मैं बोलूँ मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, अगर मैं वही चीज़ कॉपी कर दूंगा ना तो वो ब्रांडिंग है. दैट्स अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग. कि मैं, आप जैसे बैठे हैं, आप जो कपड़े पहने हैं, मैं अगर वो सेम चीज़ कर दूंगा, दैट्स अ कॉपीड ब्रांडिंग. वो ब्रांडिंग तब भी रहेगी.
उसके आगे पर्सनल वर्ड ही इसलिए लगता है सर क्योंकि आपका पर्सनल टच होना बहुत ज़रूरी है, आपकी ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेक कर रहे हो ना, वो बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, मैं बहुत बिलीव करता था उसमें। डू रिमेंबर कि फेक इट टिल यू मेक इट वर्क्स, लेकिन उसके लिए मेक इट पे काम करना पड़ेगा आपको। आप आज फेक कर सकते हो। एंड पर्सनल ब्रांडिंग का बेसिक रूल ये है सर कि फर्स्ट इंप्रेशन पे ना किसी को जज करना है, ना अपने फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना है, क्योंकि आई बिलीव इन डिच द फर्स्ट इंप्रेशन। क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट इंप्रेशन आप दे रहे हो ना, आप एक दूसरे इंसान बन के जाते हो किसी और के सामने कि मुझे बेस्ट रहना है मेरा। आप सेकंड इंप्रेशन थर्ड इंप्रेशन पे आते हो। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। आप ऐसे अपने आप को एक ब्रांड बनाना स्टार्ट करते हो। देखो, जब ब्रांड का जिक्र होता है तो फिर सोशल मीडिया सामने आ जाती है, फिर हम वर्चुअल दुनिया की बात करने लगते हैं, हम ऑनलाइन मार्केटिंग का जिक्र करते हैं। तो उसका कितना योगदान सेल्फ ब्रांडिंग में है और हम ऐसा क्या करें? जैसे अगर हम सेल्फ ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो वर्चुअली हम अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाएं ताकि ऑनलाइन मार्केटिंग में भी हमको कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा हो और हम अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट कर सकें। सर द वर्ल्ड इज डिजिटल नाउ। मतलब अगर डिजिटली आप नहीं डाल रहे हो ना, तो अनामिका मैम का जब जो उनका गाना था, जो उनकी कविता थी, वो जब वायरल गई, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग रीजन ऑफ वर्चुअल प्रेजेंस। अगर वो जाके सिर्फ स्टेजेस पे सुनाएंगे, एक सर्टेन लोगों तक, 100 लोग 1000 लोगों तक पहुंच पाएगा। वहां से फिर बहुत मुश्किल होता है। व्हाट्सएप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। इट्स नॉट कोर सोशल मीडिया बट इट्स अ पार्ट, राइट? जब कोई चीज व्हाट्सएप पे वायरल जाएगी ना, तभी आप इंडिया भर में फैलते हो। आपको अगर रूट्स तक जाना है इंडिया के, आफ्टर द जियो कल्चर, आफ्टर व्हाट जियो ब्रॉट इन 2016-15, उसके बाद से बहुत जरूरी हो गया कि आप इंटरनेट पे खुद को डालो। क्योंकि जब तक आप विजिबल ही नहीं हो किसी को, तब तक, अगर मैं इंटरनेट पे नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो दैट्स इन इस बात पे तालियां तो होनी चाहिए प्लीज।